Hello everyone and welcome back to my channel Miracle Learning. So after a very long time, we will be continuing the solution, explanation and analysis of questions from UGC NET Public Administration exam, which was conducted in the month of November 2020. So we will be discussing the questions of paper 2, and we have already done the first 55 questions of this paper, and today we'll be continuing from question number 56 till question number 60. Now the serial number of these questions can vary from set to set, but the questions will be from this particular exam only. Also, if you wish to go through the first 55 questions or if you wish to revise these later, you can always check the playlist. I'll put the link of the playlist in the description box. So let's get started with first question for today. So question number first for today and 56 is gerrymandering is associated with which of the following country? So gerrymandering की जो practice है वो इनमें से कौन सी countries में पाई जाती है? Number 1 Canada, number 2 USA, number 3 UK and number 4 Norway. So the question is from Unit 5, Comparative and Development Administration. The topic is Administrative System of USA. So therefore the answer is USA. आपको पहले आंसर पता लग गया. So it is a practice of USA. Now basically what is gerrymandering? Gerrymandering होता है कि इलेक्शंस के दौरान किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करने के लिए जब जो बाउंड्रीज हैं डिस्ट्रिक्ट्स की वो चेंज कर दी जाती हैं, जो मैप्स हैं उनके साथ उनकी जो बाउंड्रीज है दैट इज चेंज in such a way कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को जो है फायदा हो जाए. So to give you a better idea, I have used a picture from the net over here. तो ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए. Just a minute. Yes, so here in this picture you can see that there are 5 districts. Okay, जो rectangles हैं, first अगर आप rectangle देखेंगे ये वाला, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो है ये 5 districts हैं अलग अलग, and there are 2 parties. Now one we are representing with the color yellow and second we are representing with the color blue. So now अगर हम first rectangle देखेंगे तो आप देखोगे कि 5 की 5 districts में जो है उसमें majority जो है वो किसकी है? Blue की है. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर ये हमारी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है, इसमें भी ब्लू की मेजोरिटी है, सेकंड में भी ब्लू की मेजोरिटी है, थर्ड में भी ब्लू की मेजोरिटी है, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी. एंड जो येलो की मेजोरिटी किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है. सो आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर दैट देयर आर 5 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें से 5 जो है ब्लू की मेजोरिटी है और 0 के पास कोई भी सीट नहीं है, ये उसकी मेजोरिटी नहीं है. नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द सेकंड बिगर रेक्टेंगल. इसमें क्या है कि बाउंड्रीज को के साथ टेम्पर किया गया है, उनको छेड़छाड़ की गई है. जो आपको बोल्ड ब्लैक लाइंस दिख रही हैं वो जो है न्यू बाउंड्रीज हैं. ओके, सो क्या किया गया, ये बाउंड्रीज बना दी गई. These boundaries that you can see जो बोल्ड के अंदर हैं ब्लैक में. ना अगर आप ऊपर से देखेंगे तो नंबर ऑफ जो कलर्ड ब्लॉक्स हैं येलो के भी उतने ही हैं जिससे फर्स्ट फिगर में थे, एंड ब्लू के भी उतने ही हैं. बट बिकॉज ऑफ चेंजिंग द बाउंड्रीज, नाउ इफ यू सी, अगर हम एक फर्स्ट रेक्टेंगल लें, जस्ट अ मिनट, सो फर्स्ट अगर हम रेक्टेंगल लें तो इसके अंदर आप देखोगे कि नंबर ऑफ येलो बॉक्सेस इज मोर. ठीक है, तो इस डिस्ट्रिक्ट में क्या हो गया, मेजोरिटी कौन सी पार्टी जीत जाएगी? येलो वाली पार्टी जो है वो जीत जाएगी. सिमिलरली अगर हम सेकेंड वाले देखें डिस्ट्रिक्ट, इसमें भी अगेन क्या हो गया, बाउंड्री चेंज करने से मेजोरिटी किसके आ गई? येलो वाली पार्टी के आ गई. थर्ड के अंदर भी जो है नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ द येलो पार्टी इज मोर, राइट. और अब हम देखें जो फोर्थ एंड फिफ्थ है वो कौन सी है? ये वाली. दिस इज द फोर्थ डिस्ट्रिक्ट एंड दिस इज द फिफ्थ डिस्ट्रिक्ट. तो इसके अंदर क्या है? ब्लू की मेजोरिटी होगी. तो ओवरऑल 5 डिस्ट्रिक्ट्स में से आपकी 2 जो है यहाँ पर ब्लू में इनकी मेजोरिटी आई और 3 में जो है येलो की मेजोरिटी है, जबकि जो ओवरऑल पिक्चर थी दैट वाज द सेम, जस्ट द बाउंड्रीज हैव बीन चेंज्ड. सो इन दिस मैनर ये सेकेंड रेक्टेंगल में क्या हुआ? दिस इज gerrymandering. ओके, सो किसी को अनड्यू एडवांटेज देने के लिए जो मैप्स हैं डिस्ट्रिक्ट्स के साथ उनकी बाउंड्रीज चेंज कर दी जाती हैं ताकि जो इफेक्टिव वोट्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में हो जाए. तो दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ gerrymandering and has been associated with United States of America. Right, so I hope you must have gotten an idea of what this practice is. Now question number 57 is sociogram and sociometry are techniques used to measure. तो ये जो टेक्निक्स हैं ये किस चीज को मेजर करने के लिए यूज होती हैं? द क्वेश्चन इज फ्रॉम रिसर्च मेथोडोलॉजी. नाउ ऑप्शंस आर नंबर 1 एटीट्यूड, नंबर 2 बिहेवियर, नंबर 3 interpersonal relations and number 4 intelligence. Now I am telling you the answer. The correct answer is interpersonal relations. Okay,
सो ऑब्वियसली देखो ये कोई IQ वगैरह टेस्ट तो है नहीं कि इससे इंटेलिजेंस चेक होगी, तो इंटेलिजेंस और एटीट्यूड तो आपको पता लग जाना चाहिए कि नहीं होगा। तो नाम से पता लग रहा है कि इट हैज समथिंग टू डू विद सोशियोलॉजी, ओके, either it will be behavior or interpersonal relations, so the answer is interpersonal relations. So sociometry is basically a methodology, क्वांटिटेटिव स्टडी की जाती है बहुत सारे लोगों की जब वो एक ग्रुप में होते हैं, तो ग्रुप के अंदर लोगों का बिहेवियर स्टडी करना और क्वांटिटेटिवली दैट इज सोशियोमेट्री, एक टेक्निक है। एंड व्हाट इज सोशियोग्राम? जब हम सोशियोमेट्री को, जो भी हमारे पास डेटा आया है उसको विजुअली रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, कोई ग्राफ बनाते हैं, दैट इज द सोशियोग्राम। सो सोशियोमेट्री इज ए मेथोडोलॉजी, क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजी है, ठीक है, लोगों का जो रिलेशंस हैं कैसे हैं एक ग्रुप के अंदर आपस में, उनको स्टडी करने का, और उस डेटा को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, दैट इज सोशियोग्राम। सो दीज आर यूज्ड टू स्टडी टू मेजर इंटरपर्सनल रिलेशंस, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58. So question number 58 is, which of the following changes incorporated by the Prevention of Corruption Amendment Act 2018 are aimed at tightening up the existing provisions of the Prevention of Corruption Act 1988? So there was an act, Prevention of Corruption Act 1988. इसमें amendment की गई और एक कौन से एक्ट में? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शंस दिए हैं आगे ABCD जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, इनमें से कौन कौन से चेंजेस जो हैं 2018 में लाए गए ताकि जो 1988 का एक्ट था उसके जो भी प्रोविजंस थे उनको टाइट किया जा सके, ओके, उनको स्ट्रिक्ट और भी ज्यादा किया जा सके। तो लेट अस गो थ्रू द स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट जो ए है वो क्या है? डिफाइनिंग अनड्यू एडवांटेजेस to mean any gratification other than legal remuneration. Now let me tell you first of all, ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें आपको तुक्का नहीं लगेगा, ओके? सो अगर आपने ये पढ़ा हुआ है ओनली देन यू कैन सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन आया कहाँ से है? क्वेश्चन इज फ्रॉम यूनिट 3 इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, टॉपिक इज CVC। सो डायरेक्टली ये एक्ट आपके जो सिलेबस में नहीं है। व्हेन वी स्टडी CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, so it primarily deals with Prevention of Corruption Act 1988. ओके, सो ऑब्वियसली जब उसके अंदर कोई अमेंडमेंट आई है तो हमें थोड़ा बहुत उसका आइडिया होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, राइट? सो नाउ अगर आपको आएगा, आता होगा, आपने पढ़ रखा होगा, ओनली देन यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। या फिर अगर आपने 1988 का एक्ट पढ़ रखा है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सो आई विल बी टेलिंग साइड बाय साइड कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। The first statement, defining undue advantages to mean any gratification other than legal remuneration. तो undue advantages जो टर्म थी उसको बेटर तरीके से डिफाइन किया गया, ठीक है? पहले इतने अच्छे से डिटेल्ड में जो थी वो डिफाइन नहीं थी, और इसका मतलब क्या है? टू मीन एनी ग्रेटिफिकेशन, कोई भी सेटिस्फेक्शन जो आपको लीगली सैलरी मिल रही है उसके बाहर है, तो दैट इज अनड्यू एडवांटेजेस। वो ऑफिसर जो है वो अनड्यू एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है, तो उसको एक स्ट्रिक्टर जो है डेफिनेशन दी गई, डिटेल अच्छे से जो है डिफाइन किया गया कि इसको अनड्यू एडवांटेजेस को। सो दिस इज करेक्ट, तो मतलब आपका ए तो आएगा ही आएगा। देन नेक्स्ट इज बी, एग्जेम्प्टिंग करप्ट एक्ट्स कमिटेड आउट ऑफ कंपल्शन बट ड्यूली रिपोर्टेड। नाउ जो ये एक्ट है जो 2018 में आया, उसने क्या करा, जो ब्राइबरी है, रिश्वतखोरी जो है, उसको एक डायरेक्ट ऑफेंस माना, ओके? लेकिन अगर किसी कोई जो है ब्राइब देने पे मजबूर है, किसी को कोई ऐसा काम करवाना है कि वो बिना उसके करवा ही नहीं पा रहा, उसको कंपेल किया जा रहा है कि वो रिश्वत दे, तो अगर वो पर्सन रिश्वत देता है और 7 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट कर देता है अथॉरिटीज को कि मुझे रिश्वत देनी पड़ी, मैं कंपेल्ड था, तो उसके अगेंस्ट जो है उसको पनिश नहीं किया जाएगा, ओके? तो उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ये नहीं कहा जाएगा कि तुमने करप्शन में पार्टिसिपेट किया है, ओके? सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, एग्जेम्प्टिंग करप्ट एक्ट्स कमिटेड आउट ऑफ कंपल्शन बट ड्यूली रिपोर्टेड, वो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा खुद ही विद इन 7 days. Now third is requiring a sanction from competent authority to prosecute a public servant under this act. Now statement सही है, but this statement was already there in 1988 का जो एक्ट है, तो मतलब ये जो स्टेटमेंट है दिस वाज नॉट इन द 2018 वाला एक्ट, दिस वाज ऑलरेडी देयर इन द ओरिजिनल एक्ट। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी ऑप्शंस में आंसर में नहीं आएगी, तो सी जिसमें नहीं है आपका वो आंसर हो गया।
सो आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन में जो है आपका सी नहीं है। फिर भी हम जो लास्ट स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। क्लैरिफाइंग द टर्म कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन टू इंक्लूड ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स। तो जो टर्म थी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में यूज हो रखी थी, उसको और अच्छे से क्लैरिफाई किया कि जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब हर तरीके के बिजनेस स्ट्रक्चर्स है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो ए बी डी स्टेटमेंट्स जो है वो सही हैं, वो 2018 के एक्ट द्वारा लाई गई हैं। सी स्टेटमेंट ऑलरेडी थी आपके जो ओरिजिनल एक्ट है उसके अंदर, राइट। सो दिस आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सो इट वॉज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन, ऑब्वियसली इसने बहुत डिटेल में पढ़ रखा होगा, या फिर जो करंट अफेयर्स भी नहीं बोल सकते क्योंकि 2020 में हमारा जो है एग्जाम हुआ है। तो सच क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड। आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि ऑब्वियसली कभी भी 100% जो है कट ऑफ नहीं जाती है। आपको आता है वेल एंड गुड, ट्राई कि अगर आप एक इंटेलिजेंट गेस मार सकते हो, नहीं मार सकते तो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यू कैन इजिली टेक रिस्क, ओके। बट डोंट गेट वरीड कि ये क्वेश्चन मेरे को नहीं आता और ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, right? Now coming to next question 59, the doctrine of pleasure with regard to dismissal of civil servants enshrined in the Indian Constitution has its origin in। तो doctrine of pleasure टर्म है, आपने पढ़ी होगी, ठीक है, रिगार्डिंग डिसमिसल ऑफ सिविल सर्वेंट्स, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, दिया गया है अंडर आर्टिकल 310, अंडर आर्टिकल 310, या दिस आई एम टेलिंग यू। तो उसका ओरिजिन कहाँ से है ये पूछ रहे हैं आपको। ऑप्शंस हैं द कॉमन लॉ, रूल इन इंग्लिश सिविल सर्विस, सी है स्पॉइल सिस्टम इन द यूएसए, एंड डी इज प्रूशियन ब्यूरोक्रेसी। नाउ व्हेन यू सी द ऑप्शंस तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, मतलब एक से ज्यादा जो है इसका सोर्स है। नाउ ऑल ऑफ अस नो कि हमने सिविल सर्विस कहाँ से अडॉप्ट की है, ब्रिटिशर्स से अडॉप्ट की है। तो इंग्लिश सिविल सर्विस तो आएगा ही आएगा, तो बी तो आपका आएगा ही आएगा। तो या तो आपको फर्स्ट ठीक है या फिर आपका फोर्थ ठीक है, ओके। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है बी के अलावा, तो यानी कि या तो ए सही है या फिर सी एंड डी में से हमें चूज करना है। सो कॉमन लॉ भी क्या है, कॉमन लॉ क्या होता है, विच इज नॉट रिटन, जो कस्टमरी होता है, कस्टम्स के साथ पहले से चलता आ रहा है। जैसे आपको पता है दैट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट कोडिफाइड, ओके, तो वहां पे कस्टम्स की वैल्यू भी है। सो कॉमन लॉ से डिराइव हुआ है, या फिर स्पॉइल सिस्टम या प्रूशियन ब्यूरोक्रेसी। तो कॉमन लॉ इज ऑब्वियसली मेकिंग मोर सेंस अगर हम इंग्लिश सिविल सर्विस के साथ कंबाइन करके देखें। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ए एंड बी ओनली, ओके। सो ये मैं एग्जाम में कैसे, आप थोड़ा सा जब कुछ समझना है आप गेस मार सकते हो, दैट आई एम टेलिंग। अगर आपको डायरेक्टली आता है दैट इज वेल एंड गुड, नहीं आता है तो ऐसा कुछ लॉजिक लगा के आप इसको कर सकते थे। स्पॉइल सिस्टम में तो बिल्कुल ही नहीं होगा ऐसा, जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का सिस्टम है, तो ऑब्वियसली सी तो बिल्कुल ही नहीं होगा, राइट। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 1, which is A and B only, the common law and the rule in English civil service. Okay, so the last question for today is, policy sciences must integrate knowledge from a variety of branches of knowledge and build it up into a supra discipline focusing on public policy making. So identify the author of the above statement. Now what is this statement saying कि policy sciences जो हैं उनको अलग अलग knowledge की branches से knowledge लेनी चाहिए, और उस सारे जो knowledge जो है जो हमने अलग अलग branches से ले ली है वो सब मिलकर एक सुपर डिसिप्लिन बनाएंगे। सुपर डिसिप्लिन मतलब एक बड़ा डिसिप्लिन जो सबके ऊपर है, ओके। एक सुपर डिसिप्लिन हम कह सकते हैं, सुपर डिसिप्लिन बनाया जाएगा जो कि जिसका फोकस क्या होगा, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। सो पॉलिसी साइंसेज विल बी टेकिंग इनपुट्स फ्रॉम अ नंबर ऑफ disciplines from branches of various disciplines, and एक super discipline बनाया जाएगा which will be focusing on policy making, okay। So this we have to identify the author of this statement. So options are number 1 Harold Leswell, number 2 Thomas R. Dye, number 3 David Easton, and number 4 Ezekiel Dror, okay। So it is a factual question and the answer is option number 4 Y Dror, ओके। सो क्वेश्चन कहाँ से है आपका, यूनिट पब्लिक पॉलिसी, टॉपिक इज पॉलिसी साइंसेस। सो इस पेपर में हमने देखा कि पॉलिसी का जो यूनिट है यूजुअली यहाँ इसमें से मॉडल्स वगैरह के क्वेश्चन आते हैं, बट दिस टाइम स्टेटमेंट्स वर आस्क्ड फ्रॉम यूनिट 8, ओके। इससे पहले भी हमने स्टेटमेंट्स की हैं जो यूनिट 8 से पूछी गई थी, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। सो नाउ दीज वर द 5 क्वेश्चंस दैट वी हैड टू डू टुडे।
Now coming to today's task, if you remember, I always give a task so that you can enhance your learning experience. So just read about the National Prevention of Corruption Amendment Act 2018. You need not go into a lot of detail. Just have a brief idea what was it all about. क्या changes ये लेके आया, पहले क्या provisions थे, and इसने क्या जो है improvisation की है. So just have a good idea. And if you wish, you can also post your learnings from this video in the comment section. I would love to see that. So thank you so much for watching. This was all about today's video. I'll see you super soon in the next video. Till then, take care and bye-bye.